Hello guys, how are you? Welcome back to my channel Law Notes Academy. I am Rashmi Vohra back again on my channel. आज मैं आपको लॉ से रिलेटेड लीगल वर्ड्स यानी कि जो लीगल वर्ड्स लॉ के स्टूडेंट्स को काम आने हैं स्टार्टिंग से लास्ट यानी फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर तक, तो उनके लिए उन वर्ड्स के आज मैं हिंदी में मीनिंग बता रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को समझने में, अपने स्टडी करने में इजी रहे। उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, मीनिंग क्या होता है इनका, लीगल लैंग्वेज में इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो वर्ड्स आप रेगुलर सुनते रहेंगे शुरू से आखिर तक, वो वर्ड्स आज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इनके सेक्शंस भी होते हैं, वो आपको हर एक्ट के अंदर मिलेंगे। मैंने डिफरेंट एक्ट से डिफरेंट वर्ड्स कलेक्ट किए हैं। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एंड सीपीसी हो गया, ठीक है, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट और ऐसे कई एक्ट हैं जिनमें ये सारे वर्ड्स हैं। और ये जो लॉ के स्टूडेंट्स के लिए या एडवोकेट्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ये 110 वर्ड्स हैं और लास्ट तक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देखते रहिएगा। जल्दी से इनके मीनिंग समझाऊंगी, ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा ताकि आपको लर्न करने में या अपना टॉपिक समझने या लिखने में ईजी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है अरेस्ट। अरेस्ट सबने सुना हुआ है। अरेस्ट क्या होता है? मीनिंग गिरफ्तार करना, ठीक है। जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे अरेस्ट कहा जाता है। सेकंड है अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस, यानी बिना वारंट के पुलिस जब गिरफ्तार करती है किसी को तो उसे अरेस्ट बाय वारंट कहा जाता है। इसका भी प्रोविजन सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है, ठीक है। अरेस्ट भी दिया है और अरेस्ट बिना वारंट के पुलिस कब गिरफ्तार करती है ये भी दे रखा है। अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन, जब कोई प्राइवेट पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, ठीक है, तो उसको अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन कहा जाता है। ये एक संगीन अपराध कोई होता है, अगर गंभीर अपराध होता है और कोई भी व्यक्ति अगर किसी अपराधी को ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, अरेस्ट करके पुलिस के हवाले कर देते हैं, तो उसे अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन कहा जाता है। नेक्स्ट है अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। जब मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, तो उसे अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है बेल। बेल यानी जमानत, यानी जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे छुड़ाने के लिए बेल बॉन्ड भरा जाता है, बेल के लिए अप्लाई किया जाता है, उसे बेल बोला जाता है, ठीक है, जमानत बोला जाता है। तो वो बेल कुछ शर्तों पे ही होती है। कुछ ऐसे अपराध हैं जिन पे बेल मिल जाती है जमानत, कुछ पे नहीं मिलती। बेलेबल ऑफेंस वो होते हैं जिन पे बेल मिल जाती है, यानी बेलेबल जमानत वाले। ये आ गया मीनिंग, उसका आ गया। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीनिंग जमानती और गैर जमानती अपराध, यानी कि ऐसे अपराध जिन पे जमानत मिल सकती है उनको कहते हैं बेलेबल ऑफेंस, और नॉन बेलेबल जिन पे जमानत नहीं मिल सकती, यानी अगर किसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, किसी दोषी को, अपराधी को, तो अगर उसने अपराध ऐसा किया है जो बेलेबल है, बेलेबल यानी जमानती, जिसपे 3 या 3 साल से कम की सजा है तो वो बेलेबल होता है। जिसपे 3 या 3 साल से ऊपर की सजा है या गंभीर अपराध किया है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, उस पे जमानत नहीं मिलती, उसको बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। नेक्स्ट है कंप्लेंट यानी शिकायत, यानी जब आप किसी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाते हैं या मजिस्ट्रेट के पास करवाते हैं तो उसे कंप्लेंट यानी शिकायत बोला जाता है। क्राइम होता है अपराध, ठीक है, क्राइम यानी किसी ने कोई अपराध किया है तो उसे इंग्लिश में क्राइम बोलते हैं। क्रिमिनल होता है अपराध करने वाला व्यक्ति, यानी जिसे अपराधी कहते हैं, ठीक है, अपराधी। अब आगे बढ़ते हैं अपने 10th वर्ड मीनिंग की तरफ। देखिए नेक्स्ट है FIR। FIR सबने सुना है, यानी वारदात की पहली जानकारी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इसकी फुल फॉर्म है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी जब कहते हैं ना कोई अपराध होता है तो आप जाके पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराइए, तो उसको कहते हैं वारदात की पहली जानकारी। यानी जैसे ही कोई अपराध या वारदात होती है तो उसकी पुलिस में रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में लोग इसको पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, कि पुलिस में जाके आप पुलिस रिपोर्ट लिखवाइए या कंप्लेंट कीजिए, इसको बोलते हैं। लेकिन FIR दर्ज तभी होती है जब कोई गंभीर अपराध किया जाता है, हुआ होता है, जिसका पुलिस को लगता है हाँ इसकी FIR करनी जरूरी है। अदरवाइज सिंपल छोटे मोटे अपराध के लिए कंप्लेंट भी की जाती है, ठीक है। तो FIR होता है बड़ा अपराध जिसकी पुलिस को FIR करनी ही पड़ती है, जो फिर आगे पुलिस को आगे मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ती है इसकी रिपोर्ट।
आगे है काउंसिल। काउंसिल कौन होता है? सलाह देने वाला यानी सलाहकार, काउंसलर यानी सलाह देने करने वाला, या आपका केस लड़ने वाले वकील को काउंसिल भी बोला जाता है। ठीक है, जो व्यक्ति किसी का केस लड़ रहा है उसे काउंसिल बोला जाता है। कोर्ट में जजेस हमेशा यही पूछते हैं आप मेन काउंसिल है या आप प्रॉक्सी काउंसिल हैं। मेन काउंसिल हो गया जो मेन वकील है जिसका वकालतनामा लगा है, उसे काउंसिल बोला जाता है या काउंसलर बोला जाता, काउंसिल बोला जाता है। और जो प्रॉक्सी काउंसिल होते हैं वो ये होते हैं मेन काउंसिल की जगह पे कोर्ट में प्रेजेंट होने वाले या अटेंडेंस लगवाने वाले या कोई डेट लेने वाले या कोई दलील देने वाले भी होते हैं प्रॉक्सी काउंसिल। यानी कि जो मेन काउंसिल, जो वकालतनामा जिस वकील का है उसकी जगह पे कोई और काउंसिल आके अपनी प्रेजेंस दे रहा है, उस केस के लिए अपनी अटेंडेंस लगाने आया है या जरूरी उसके डॉक्यूमेंट्स देने या लेने के लिए या कोई भी काम करने उसका आया है, अगर उसके पास डिग्री है तो वो फाइट कर सकता है मेन काउंसिल की जगह पे भी किसी भी स्थिति में, अगर कोई अर्जेंसी है तो। ठीक है, तो प्रॉक्सी काउंसिल वैसे काउंसिल होता है जो केस लड़ता है। नेक्स्ट है डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल होता है बचाव पक्ष के वकील, यानी कि दूसरी पार्टी के वकील को बचाव पक्ष का यानी डिफेंडेंट की तरफ से, यानी दूसरी पार्टी जो है डिफेंडेंट जो डिफेंस कर रही है उसका काउंसिल को बचाव पक्ष का वकील बोला जाता है। कोर्ट का मीनिंग सबको पता है, न्यायालय होता है। कोर्ट यानी जहां न्यायालय, जहां पे आप केस लड़ते हैं जाके। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ सेशन। एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है जिसको बोलते हैं सत्र की अदालत, सेशन कोर्ट भी बोला जाता है। यहाँ पे क्रिमिनल केसेस के लिए कोर्ट ऑफ सेशन होता है। ठीक है, और जो सिविल कोर्ट होते हैं, एक सिविल कोर्ट होता है, एक कोर्ट ऑफ सेशन होता है। सिविल कोर्ट के अंदर सिविल केसेस लड़े जाते हैं और सेशन कोर्ट के अंदर वो वाले आपराधिक केस लड़े जाते हैं। ठीक है, जो स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, क्रिमिनल केसेस। नेक्स्ट है हाई कोर्ट, यानी कि जो सिंपल कोर्ट होते हैं, सिविल सत्र न्यायालय जिनको बोला जाता है, कोर्ट्स सिंपल कोर्ट्स होते हैं, उनके ऊपर वाला कोर्ट को हाई कोर्ट बोला जाता है। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय हर स्टेट के अंदर होता है। और कोर्ट ऑफ सेशन, सत्र न्यायालय, सिविल कोर्ट्स जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हैं, हर स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। हाई कोर्ट जो है हर स्टेट में एक होता है, या यूनियन टेरिटरीज को मिला के 2 या 3 यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिला के एक हाई कोर्ट भी होता है। जहां जहां छोटे स्टेट है उन 2-3 स्टेट्स को मिला के उन सबके लिए, जैसे पंजाब एंड हरियाणा का एक हाई कोर्ट है। ठीक है ना, तो एक हाई कोर्ट बना दिया जाता है, 2-3 स्टेट्स को मिला के भी बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है हमारे देश में, सर्वोच्च न्यायालय जिनको एपेक्स कोर्ट भी बोला जाता है। इंडिया के अंदर अभी तक सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि दिल्ली में है। ठीक है, ITO के पास। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, यानी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कोर्ट जिसको बोला जाता है न्यायिक मैजिस्ट्रेट की अदालतें। ठीक है, न्याय देने वाले मैजिस्ट्रेट की अदालतों को कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है। नेक्स्ट है कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। अब देखिए, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो होते हैं वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ही होते हैं, और मैजिस्ट्रेट जितने भी होंगे ध्यान रखिएगा ये क्रिमिनल केसेस के लिए होते हैं। ठीक है, जो सेशन कोर्ट होते हैं वहां पे मैजिस्ट्रेट बैठते हैं, और जो सिविल केस कोर्ट होते हैं वहां पे जजेस बैठते हैं, वहां जज होते हैं सिविल जज, और जो सेशन कोर्ट होते हैं वहां पे मैजिस्ट्रेट बैठते हैं। ओके, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए, या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, जो कि हमारे देश में 3 या 4 ही हैं, सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और ऐसी एक और हैदराबाद है आई थिंक। तो मेट्रोपॉलिटन 4 ही सिटीज हैं। तो मेट्रोपॉलिटन के सिटीज हर कोर्ट के अंदर आपको मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट मिल जाएगा, जहां पे भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। ठीक है, वहां पे जैसे सिविल जज होते हैं वैसे ही मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट भी होते हैं। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार, यानी कि किस कोर्ट का किस जज के पास कितना क्षेत्र का अधिकार है अपने केस को लेने के लिए, एंटरटेन करने के लिए। यानी कि अगर आप किसी जज के पास जा रहे हैं तो पहले उसकी लिमिटेशन देखी जाती है या क्षेत्राधिकार देखा जाता है कि उसके पास इस केस को लड़ने का अधिकार है कि नहीं। तो ये आपको हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स का जो मेरा वीडियो है उसके अंदर आपको जजेस की हायरार्की, यानी कि छोटे से बड़े कोर्ट तक, यानी सिविल कोर्ट से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के मैजिस्ट्रेट्स, जजेस, जितने भी जजेस बैठते हैं सारे, ठीक है, चीफ जुडिशियल हो गए या नॉर्मल कोई भी जजेस हैं या मैजिस्ट्रेट हैं, उन सब की हायरार्की लिखिए कि सबसे छोटा कौन सा है, उससे ऊपर बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन सा जज है, और किस किस की कितनी पावर और कितना क्षेत्राधिकार है, किसके पास कितनी सजा देने का अधिकार है, कितने
फाइन लगाने का अधिकार है। किसी के पास 5,000, किसी के पास 10,000, किसी के पास 3 साल, 5 साल, 10 साल, 7 साल, इस तरह से सभी जजेस की जो है क्षेत्राधिकार बांटे हुए हैं, ठीक है, ताकि हर एक के पास डिवीजन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर इसको बोला जाता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन, जिस कोर्ट के पास जितनी जुरिस्डिक्शन होती है जज के पास, वो उतने ही केसेस को एंटरटेन कर सकता है, उससे ज्यादा को नहीं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, यानी कि अपराध का संज्ञान, यानी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस जो होता है मैजिस्ट्रेट या जजेस भी खुद भी ले सकते हैं, हाई कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी ले सकते हैं कि अगर उनको लगता है कि इस कोई ऐसा अपराध हुआ है जिसका हमें खुद संज्ञान लेना जरूरी है, तो वो उसका संज्ञान जो है कॉग्निजेंस वो जजेस या मैजिस्ट्रेट भी ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के। तो वो भी जिसको जितनी पावर होती है, अगर उन्हें लगता है कि ये अपराध हमारे देश में या हमारे आसपास के स्टेट में ऐसा हो रहा है जिसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, पुलिस नहीं ले रही है, गवर्नमेंट नहीं ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले रही, तो कई बार उसके अंदर इंटरफियर जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं अपराध का संज्ञान लेना। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मीनिंग होता है प्रभार का निर्धारण। मीन्स अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसके ऊपर कौन कौन सा चार्ज लगेगा, यानी कि कौन कौन से सेक्शन लगेंगे जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, उसको बोला जाता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यानी प्रभार का निर्धारण किया जाता है कि कौन कौन से सेक्शंस के अंतर्गत उनके ऊपर केस चलाया जाएगा। नेक्स्ट है एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। एविडेंस मतलब जब आपको कोई एविडेंस, अपने कोर्ट आपको बोलता है कि आप एविडेंस लेके आइए अपने केस को साबित करने के लिए, अपनी बात को साबित करने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है, उसको बोला जाता है एविडेंस। नेक्स्ट है आर्ग्यूमेंट्स, यानी बहस करना। आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर दो आपस में वकील करते हैं, जब जज परमिशन देते हैं कि आप आर्ग्यूमेंट करने के लिए तैयार हैं या नहीं है, तभी वो वकील अपने केस पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके लाते हैं और वो कोर्ट के में भी एक एक कॉपी पेश करते हैं और दूसरे वकील आपस में एक दूसरे वकील को भी अपनी कॉपीज देते हैं। जो भी उनके जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं देने के लिए, वो आपस में एक्सचेंज करके वो आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए उनके पास पॉइंट्स होते हैं कि वो तैयार करके लाते हैं वकील कि हमें किस बात पे आर्ग्यूमेंट या बहस करनी है कोर्ट के अंदर दूसरे वकील के साथ में। तो ये कोर्ट की परमिशन या जज की परमिशन से ही किया जाता है, ठीक है, जब जरूरी होता है केस के अंदर। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन, यानी इम्तिहान, यानी कि जब जज बोलते हैं कि इनका एग्जामिनेशन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, ठीक है, एग्जाम या कोई आपने कोई एविडेंस दिया है उसका भी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है इम्तिहान या एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है जजमेंट, यानी निर्णय, यानी कि जज जब कोई फैसला देते हैं, उसे किसी केस के अंदर जब कोई फैसला देते हैं उसे निर्णय या जजमेंट कहा जाता है। एक्यूज्ड मतलब दोषी, यानी जब किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, तो कोर्ट के सामने जब केस फाइट किया जाता है, केस चलता है, तो ये देखा जाता है, जज देखते हैं कि ये व्यक्ति दोषी है या नहीं है। भाई इनको जानबूझ के तो नहीं अरेस्ट किया गया, पकड़ा तो नहीं गया, बंदी तो नहीं बनाया गया, तो देखा जाता है, जज देखते हैं कि ये व्यक्ति सच में दोषी है या नहीं, तो उसको दोषी को बोला जाता है एक्यूज्ड, ठीक है। अपराधी नहीं होता दोषी, अपराधी तब बनता है जब उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, इसलिए एक्यूज्ड मतलब दोषी। कंपेंसेशन का मीनिंग होता है नुकसान की भरपाई करना, यानी कि जब किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाता है तो जब वो केस लड़ता है तो वो कंपेंसेशन के लिए भी केस लड़ा जाता है कोर्ट के अंदर, तो कंपेंसेशन कोर्ट दिलवाता है जज को। बोला जज के पास जब केस आता है तो वो देखते हैं कि इनको कंपेंसेशन यानी नुकसान की भरपाई कितनी देनी है, जितने की वकील ने या व्यक्ति जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो व्यक्ति जिसके साथ कोई नुकसान हुआ है, जिसका उस पीड़ित व्यक्ति बोला जाता है एग्रीव्ड पर्सन को, तो उस व्यक्ति को जितने नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कितनी मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको बोला जाता है कंपेंसेशन। नेक्स्ट है एक्विटल, यानी दोष मुक्ति। एक्विटल का मीनिंग होता है जब कोर्ट में जज देखते हैं कि व्यक्ति दोषी नहीं है तो उसको एक्विट कर दिया जाता है। एक्विट करना मतलब छोड़ देना, तो एक्विटल का मीनिंग होता है उसको दोष से मुक्ति मिल जाती है, इसलिए उसको दोष मुक्ति बोलते हैं एक्विटल को। एक्विट से एक्विटल बना है। एक्विट का मीनिंग दोष से छोड़ देना, मतलब छोड़ देना, एक्विटल मतलब दोष से मुक्ति मिलना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। आई थिंक अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो अपना कमेंट भी दे सकते हैं, समझ आए तो भी, अच्छा लगे तब भी कमेंट दीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे और भी जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी वो आपको मिलते रहे। तो अभी लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
ये है कन्विक्शन। देखिए 29 नंबर है कन्विक्शन मीन्स दोष की सिद्धि होना। जब दोष सिद्ध हो जाता है यानी एक्विटल नहीं हुआ, यानी दोष से मुक्ति नहीं मिली, इसका मतलब होता है दोष सिद्ध हो गया, तो उसको कन्विक्शन बोला जाता है, या पर्सन कन्विक्टेड हो गया, यानी समझ लीजिए एक तरह से कि ये कन्विक्शन हो गई उसकी, ठीक है। उसको दोष सिद्ध हो गया तो उसको सजा मिलेगी उसके बाद में, दोष सिद्ध होने के बाद में उसको कन्विक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्यूजेशन यानी आरोप। भाई आपके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं उसको एक्यूजेशन बोलते हैं। गिल्टी यानी अपराधी, अपराधी उसको भी ऑफेंडर को भी बोलते हैं जिसने अपराध किया है, या गिल्टी यानी कि गिल्टी भी यही होता है कि आपको लग रहा है कि आपने कोई गलत काम किया है तो आप अपराधी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट यानी कि शिकायत वापसी। जब कोई व्यक्ति अपनी कंप्लेंट यानी शिकायत को वापस ले लेता है कोर्ट पुलिस स्टेशन से, ठीक है, या कोर्ट से, तो उसको विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रोसीडिंग्स यानी कार्यवाही। कोर्ट के लीगल वर्ड्स हैं ये सारे के सारे, ये सब कोर्ट के अंदर यूज किए जाते हैं, इसलिए इन सब के ऊपर वीडियो बनाना बहुत जरूरी था ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाए, ठीक है। प्रोसीडिंग्स का मतलब जब कहते हैं कि कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसको कहते हैं कोर्ट में अभी कार्यवाही चल रही है। नेक्स्ट है समन्स। समन का मतलब होता है बुलावा या नोटिस, ठीक है। समन्स को बोलते हैं बुलावा, यानी जब समन इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए, किसी की प्रेजेंस अटेंडेंस लगवाने के लिए कि आप आइए, और आपको बुलाया गया है कोर्ट के द्वारा, एक नोटिस दिया गया है कि आप आइए, ठीक है, अपनी प्रेजेंस दीजिए, आपको बुलाना जरूरी है, तो फिर वो समन्स के थ्रू किसी को बुलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल का मीनिंग होता है सारांश का परीक्षण। पूरा का पूरा सारांश जब हो जाता है इकट्ठा पूरा केस, उसकी समरी बन जाती है एक, तो फिर समरी बनाने के बाद जो है कोर्ट जजेस जो हैं सारांश परीक्षण करते हैं, यानी समरी ट्रायल्स के लिए केस लड़ा जाता है कि आगे आप समरी ट्रायल्स होगा, ठीक है। तो वो वकील लड़ते हैं और जज ट्रायल्स के लिए बोलता है, ऑर्डर तभी होता है। नेक्स्ट है प्ली। प्ली का मतलब होता है दलील, यानी कि प्ली का मतलब होता है जब आप ये बोलते हैं कि हम कोई चीज बार्गेन करना या एक्सेप्ट करना, हाँ मैं दलील दे रहा हूं ये बात की, आगे आपको समझ में आएगा प्ली बार्गेनिंग से। प्ली बार्गेनिंग होता है कि हाँ मैंने, मतलब जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है अपराध अपना कि हाँ ये मैंने किया है, और उसके लिए प्ली की बार्गेनिंग करता है, यानी कि हाँ जी मुझसे ये गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, या फिर उसको लगता है कि हाँ मुझसे संगीन अपराध या कोई भी अपराध हुआ है, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, आप मुझे कम से कम सजा दीजिए, उसको बार्गेनिंग बोलते हैं। जैसे सौदा करते हैं ना लोग, कोई मार्केट में कोई चीज खरीदने के लिए बार्गेनिंग की जाती है, तो वैसे ही कोर्ट के अंदर व्यक्ति जब प्ली यानी मान लेता है कि मुझसे ये गलती या अपराध हुआ है, उसके लिए वो बार्गेनिंग करता है जज साहब के सामने कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं आप माफी मांगता हूं, या मेरे को प्लीज कम से कम सजा दी जाए, या उसका वकील उसके बिहाफ पे भी बोल सकता है प्ली बार्गेनिंग कि हाँ आप मेरे मुवक्किल को, मेरे क्लाइंट को आप कम से कम सजा दीजिए, ठीक है, इसको बोलते हैं प्ली बार्गेनिंग। नेक्स्ट है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब होता है छोड़ देना, कानूनी शर्तों में निर्वहन या छोड़ना। जब कोर्ट कहते हैं कि इनको डिस्चार्ज कर दीजिए व्यक्ति को, तो कुछ शर्तों में ही व्यक्ति को छोड़ा जाता है, जैसे कि उनको कहा जाता है कि आपको अभी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको आके कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में आके आपको हर महीने या हर हफ्ते आपको अपनी अटेंडेंस देनी पड़ेगी, उसको बोला जाता है डिस्चार्ज करना, कानूनी शर्तों पर छोड़ना। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग पक्ष या अभियोजन, यानी कि जब कोई व्यक्ति कोई केस लड़ता है तो प्रोसिक्यूशन बोला जाता है, अभियोग पक्ष, ठीक है, जब केस फाइट किया जाता है, स्टार्ट करते हैं उसमें। नेक्स्ट है वर्ड समन केस। पहले आपको मैंने समन का मीनिंग बताया था, समन से होते हैं नोटिस होता है कोर्ट बुलाने के लिए, समन केस वो होता है जो कि वारंट केस नहीं है। कहने का मतलब ये है कि समन केस वो है जिसमें सिर्फ समन्स दिए जाते हैं, यानी वारंट केस से अलग होता है। अब आपको वारंट केस से समझ में आएगा वो केस जिसकी सजा 2 या 2 साल से अधिक है, गंभीर अपराध, मैंने 3 साल बोला था, 2 साल है उसकी, सॉरी बाय मिस्टेक मेरे मुंह से 3 साल निकल गया था। तो वारंट केस होते हैं जो केस गंभीर होते हैं, ठीक है, जिनकी सजा 2 या 2 साल से अधिक होती है, गंभीर अपराध होते हैं, उनके लिए वारंट केस यानी वारंट इशू किया जाता है, और जिनकी 2 साल से कम होती है तो उनको समन केस बोला जाता है। 2 साल से कम की सजा वाले अपराधों के लिए समन इशू किए जाते हैं, ठीक है।
उनको समन केस बोला जाता है। डिस्पोजल ऑफ केस का मतलब होता है मामले का निपटारा करना, यानी कि जब कोई केस खत्म हो जाता है, मामला उसका निपटारा होता है तो उसको डिस्पोज ऑफ, कोर्ट बोलते हैं जजेस केस का डिस्पोज ऑफ हो गया है, आगे के लिए आपको अपनी कोई प्रोसीडिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज ये केस का मामले का निपटारा हो गया। डेथ सेंटेंस का मतलब होता है मृत्युदंड या मौत की सजा देना। जब कोई ऐसा संगीन अपराध होता है तो मैजिस्ट्रेट जो होते हैं या हाई कोर्ट या उनके पास पावर होती है, हाई कोर्ट या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के पास, कि भाई आप 10 साल से ऊपर या डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट दे सकते हैं, यानी मृत्युदंड दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हाई कोर्ट से डिस्कशन होता है, पहले वो हाई कोर्ट देखते हैं या सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि इनको डेथ सेंटेंस मृत्युदंड देना है या नहीं देना है, तभी दिया जाता है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कैद की सजा, यानी कैद होना। मतलब जब सेंटेंस इशू किया जाता है, कहने का मतलब है ये जब सजा का दी जाती है कोर्ट के द्वारा, उसे सेंटेंस पास करना बोलते हैं। तो सेंटेंस पास होता है इम्प्रिजनमेंट का, डेथ सेंटेंस का या फाइन का। ठीक है, तो ये क्रिमिनल केसेस के अंदर होते हैं। फाइन जो होता है सिविल के अंदर भी होता है। ठीक है, और क्रिमिनल के अंदर इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों मिलाकर भी दिए जाते हैं, यानी कि आपके ऊपर कोई फाइन या जुर्माना लगा दिया गया है और साथ में सजा भी है, 2 महीने की सजा और 2000 रुपये फाइन। ठीक है, हर्जाना। तो इसको बोला जाता है, सेंटेंस दिया जाता है कि आपको इतना की सजा और इतना जुर्माना जमा करवाना है। ठीक है, और आपको इतने की सजा, तो ये सेंटेंस बोला जाता है। इसको जब कोई जजमेंट पास की जाती है उसको सेंटेंस बोला जाता है जज के द्वारा। डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा। जब कोई केस है चल रहा है, आपको 3-4 चीजें उसमें से अपना हक दिलवाने हैं, 3-4 तरह की आपको प्रॉब्लम है कि मेरे को अपना मकान खाली करवाना है, दूसरा मेरे को किराया भी नहीं मिला है, तीसरा उन्होंने इलीगल काम कर रहे हैं मेरे मकान पे कोई किराएदार, तो उसमें से अगर एक ऑर्डर पास हुआ है, जैसे कोई सिर्फ अभी आपको जज ने बोला है कि इनका बकाया किराया दीजिए, तो एक डिक्री पास हुई, तो वो एक डिक्री है, उसको प्रिलिमिनरी डिक्री भी कहा जाता है। डिक्री 3 तरह की होती है। ठीक है, प्रिलिमिनरी, पार्टली प्रिलिमिनरी और फाइनल डिक्री। ठीक है, तो डिक्री जो है सीपीसी का वर्ड है, सेक्शन 2 के अंदर दिखा रखा है 2D में। तो डिक्री की डेफिनेशन बहुत अच्छी है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिक्री का मतलब होता है हुक्मनामा। सिविल केस के अंदर आता है कि जब जज आपको एक कोई फैसला, फाइनल जजमेंट से पहले जब कोई ऑर्डर आता है उसको डिक्री बोलते हैं। और ऑर्डर आदेश होता है, डिक्री की तरह ही होता है। जब कोई ऑर्डर दिया जाता है कि आप इनका मकान खाली कीजिए, उसको ऑर्डर कहा जाता है। आज्ञा दी जाती है या हुक्म दिया जाता है, उसको ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, डिक्री और ऑर्डर में थोड़ा सा ही फर्क होता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन। ऑर्डर भी जो है सीपीसी का ही वर्ड है, सिविल प्रोसीजर का। एप्लीकेशन मतलब आवेदन या अर्जी। जब जज बोलते हैं आप इसकी एप्लीकेशन लगाइए, एप्लीकेशन लेके आइए इस टॉपिक की, आपको कोई भी चीज़ है उसके लिए कोर्ट में एफिडेविट या एप्लीकेशन देनी पड़ती है हर केस के अंदर, तो उसके लिए एप्लीकेशन यानी आवेदन या अर्जी बोलते हैं। एफिडेविट का मतलब होता है शपथ पत्र। जब भी आपको कोई अपना एविडेंस देना है कोर्ट के अंदर, या कोई भी आपने कोई बात अपनी बतानी है, तो उसके लिए आप शपथ पत्र बनाते हैं कि हाँ मैं ये बोलता हूँ, ये मानता हूँ, ये मेरी तरफ से है शपथ पत्र। इसके अंदर आप अपनी पूरी डिटेल लिखते हैं और जो बात आपको बोलनी है कि हाँ ये चीज़ मैं मानता हूँ कि ये मेरे से हुई है, या मैं ये जमा कर रहा हूँ, कोर्ट में जमा करने के लिए लाया हूँ, ये मेरा एविडेंस है, उसकी डिटेल को इस एफिडेविट के अंदर लिखा जाता है। उसे कहा जाता है शपथ पत्र। मैं शपथ लेकर ये बोलता हूँ कि ये चीज़ सच है और ऐसी है, तो उसको शपथ पत्र या एफिडेविट बोला जाता है। नेक्स्ट है प्लेंट या सूट यानी अभियोग। जब मैंने अभी आपको बताया था अभियोग पक्ष, प्रोसिक्यूशन जब बताया था, प्रोसिक्यूशन जब कोई केस या प्लेंट फाइल की जाती है कोर्ट में, सूट फाइल किया जाता है सिविल कोर्ट में, तो उसको प्लेंट या अभियोग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड बताती हूं अब आपको, रिटर्न स्टेटमेंट। जब एक प्लेंट फाइल की जाती है, अभी जो पिछला मैंने 15 नंबर वर्ड बताया, सूट फाइल किया जाता है, तो जो जिस व्यक्ति के खिलाफ आप सूट फाइल करेंगे, सूट जो फाइल किया जाता है वो प्लेंट होती है, और जिसके खिलाफ किया जाता है उस व्यक्ति को अपना रिप्लाई देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, तो वापसी विवरण बोलते हैं उसको, रिटर्न स्टेटमेंट यानी रिप्लाई। आप दूसरी पार्टी जो है वो रिप्लाई देगी जिसके खिलाफ केस फाइल किया गया है, सूट फाइल किया गया है कोर्ट में, उसके पास समन्स गए हैं, उसके पास नोटिस जाता है, केस का कागज जाते हैं, प्लेंट के कॉपी एक जाती है कि आपके खिलाफ ये केस फाइल किया गया है, अब आप इसमें अपना जवाब दीजिए, उसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्वायरी। इंक्वायरी मतलब जांच करना। ठीक है, ये इंक्वायरी करते हैं कोर्ट करते हैं, पूछताछ करते हैं कोर्ट के अंदर बुला के अपराधी को या दोषी को, व्यक्ति को। ठीक है,
एक्यूज को। इन्वेस्टिगेशन जो होती है, जांच पड़ताल होती है, ये पुलिस द्वारा की जाती है। उसके बाद में इंक्वायरी जो है जज करते हैं, उसके बाद में केस का ट्रायल चलता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, ये तीनों वर्ड सीआरपीसी के हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के। ओके, तो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस की रिपोर्ट बनाती है, वो कोर्ट में सबमिट करती है। फिर कोर्ट जब केस चलता है तो उसमें इंक्वायरी करता है, वो देखते हैं, जांच पड़ताल और पूछताछ की जाती है व्यक्तियों से। ठीक है, और पुलिस से भी पूछताछ की जाती है सारी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रायल। ये ट्रायल का प्रोसीजर जो है इंक्वायरी के बाद आता है। पहले इन्वेस्टिगेशन, फिर इंक्वायरी, फिर ट्रायल आता है। ट्रायल के अंदर क्या होता है, जब जांच पड़ताल हो जाती है, पूछताछ, फिर परीक्षण किया जाता है, आजमाइश या इम्तिहान। ट्रायल के अंदर फिर जज भी देखते हैं और ट्रायल का पूरा प्रोसीजर चलता है। इसके अंदर कोर्ट के अंदर कार्यवाही चलती है। ठीक है, उसको परीक्षण बोला जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसको बोलते हैं प्रति परीक्षा, यानी कि आप दूसरे पार्टी के विटनेस यानी कोई व्यक्ति जिसको लाया गया है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, प्रति परीक्षा, उसका टेस्ट ले रहे हैं, मतलब उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं आप दूसरे वकील के व्यक्ति से, विटनेस से या पार्टी से, तो उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहा जाता है। एग्जामिनेशन 3 तरह के होते हैं। जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे या जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है। ठीक है, तो 3 तरह के एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड एक और एग्जामिनेशन होता है री एग्जामिनेशन। ठीक है, दोबारा से एग्जामिनेशन करना। तो ये 3 तरह के होते हैं। जब जज बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, तभी किया जाता है, ये ऐसे नहीं किया जाता, वकील ऐसे नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विटनेस यानी गवाह, कि आप भाई कोई भी वकील अपना गवाह पेश करना चाहता है तो उसे विटनेस कहते हैं। कोर्ट में उसे लाया जाता है, उसके लिए पहले एफिडेविट कोर्ट में दिया जाता है कि मैं ये गवाह को प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, तो एफिडेविट के अंदर लिखा जाता है इस चीज के बारे में भी, उसे बोला जाता है गवाह। कोई भी पार्टी, कोई भी वकील ला सकता है अपने लिए। नेक्स्ट है कोर्ट फीस। कोर्ट फीस होता है न्यायालय का शुल्क, यानी जब भी कोई सूट फाइल किया जाता है कोर्ट के अंदर, केस या प्लेंट फाइल की जाती है, उसके लिए जितना शुल्क लगना चाहिए, इस हर केस के लिए, हर अमाउंट के लिए एक जितना आपका नुकसान हुआ है उसका कुछ परसेंटेज के हिसाब से फिक्स्ड अमाउंट है, वो कोर्ट के अंदर काउंटर पे पता लग जाता है कि इतने अमाउंट पे इतना शुल्क लगेगा। तो वो पहले कोर्ट का शुल्क जो है पार्टी को पे करना पड़ता है, तभी उसका केस फाइल किया जाता है। अगर उन्होंने कोर्ट की फीस जमा नहीं की है तो उनका केस कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए न्यायालय का शुल्क यानी कोर्ट फी जमा करनी जरूरी है। नेक्स्ट है अपील, यानी कि आप अपील करना चाहते हैं, यानी छोटे कोर्ट के जब जजमेंट या डिक्री या कोई ऑर्डर आया है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, डिक्री से या जजमेंट से, अगर आप पर्सन, कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है कि हमारे फेवर में यानी कि हमारे हक में फैसला नहीं आया है कोर्ट का, तो वो कहते हैं हम अपील में जाएंगे, बड़े कोर्ट में, ऊपर वाले कोर्ट में, यानी फिर वो उससे अपर कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर अपील करने के लिए जाते हैं, उसे बोलते हैं अपील करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसमिसल, यानी डिसमिस कर दिया जाता है जब केस को डिसमिस कर दिया जाता है, बेतरफी यानी कि बरतरफी यानी साइड पे कर दिया गया, यानी केस डिसमिस कर दिया जाता है। इसके कुछ रीजन होते हैं, वो कोर्ट के अंदर पता चलते हैं, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, यानी कि केस को डिसमिस कर दिया जाता है जब जज को लगता है कि ये केस चलने लायक नहीं है, ऐसे ही किसी ने झूठा केस फाइल कर दिया है, या और भी रीजन होते हैं, या कोर्ट फीस नहीं जमा की, कई रीजन होते हैं, तो उसके लिए केस को डिसमिस कर देते हैं जज। पिटीशन का मतलब होता है याचिका। आप कहते हैं, कोई व्यक्ति कहता है मैंने रिट पिटीशन फाइल करनी है, तो रिट पिटीशन का वीडियो आपने देखना हो तो रिट पिटीशंस मेरे चैनल पे बनी हुई है 5 तरह की, तो वो आप देख सकते हैं पिटीशंस कितनी तरह की है, कौन कौन फाइल कहाँ कहाँ कर सकता है। यानी कि आप कहीं पे याचिका दायर करना चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर ही होती हैं। ठीक है, उसकी सारी डिटेल कितने तरह की हैं, कैसी हैं, पूरा का पूरा डिटेल वीडियो आप मेरे चैनल पे रिट पिटीशन का देख सकते हैं, लॉ नोट्स एकेडमी पे। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो स्टूडेंट्स के मतलब के हैं, उन्हें एग्जाम पर्पस के लिए पता होने चाहिए, अपना लॉ समझने के लिए, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है रिवीजन, यानी संशोधन करना। जब कोई जज अपने डिसीजन या कोई केस के अंदर कोई चीज़ में संशोधन करते हैं, उसे रिवीजन बोलते हैं। रिव्यू करना मतलब उसके अपने ही कोई ऑर्डर आया है या कोई जजमेंट आई है, तो जजेस या कोर्ट अपने ही कोई जजमेंट के ऊपर समीक्षा करते हैं, तो उसे रिव्यू करना बोलते हैं, यानी दोबारा देखते हैं उसको। एपेलेट कोर्ट का मतलब होता है अपीलीय अदालत, जहां पे आप अपील के लिए जाते हैं। ठीक है, अपील डालते हैं या अपील करते हैं कोर्ट में, उस कोर्ट को अपीलीय अदालत कहा जाता है। प्रिजन होता है जेल यानी कारागार, जहां पे बंदियों को बंद करके रखा जाता है या अपराधियों को बंद किया जाता है। ठीक है, सजा के बाद।
नेक्स्ट है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है पदानुक्रम यानी सीक्वेंस या सीरीज। हायरार्की आपने सुना होगा, हायरार्की हर जगह पे होती है। देखिए सक्सेशन के अंदर भी होती है, कोर्ट की भी होती है हायरार्की, यानी कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे तक जो सीरियल वाइज लाइन आ रही है, जैसे दादा के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, उसके बाद उनका बच्चा, उनके बाद उनका बच्चा, इसको हायरार्की या सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हायरार्की बोलते हैं। ये कहीं पे भी हो सकती है, कोर्ट की भी हो सकती है और व्यक्तियों की भी, फैमिली के अंदर भी हायरार्की होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइजिंग पावर का मतलब होता है जब कोर्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनके को जितनी भी पावर्स दी गई हैं उसका उपयोग करते हैं, तो उसको एक्सरसाइजिंग पावर बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जिला न्यायालय, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोर्ट्स बने होते हैं उन्हें जिला न्यायालय बोलते हैं। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग होता है घोषणा व संपत्ति की कुर्की करना। यानी जब प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट का मतलब सीपीसी का है, ये सिविल प्रोसीजर कोड का, जब कोई घोषणा करते हैं और वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि कहते हैं कि इनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया जाए, यानी इनकी प्रॉपर्टी को ले लिया जाए, इन्होंने किसी का बकाया नहीं दिया या इनके ऊपर पैसा है बहुत ज्यादा, इन्होंने किसी का पैसा खा लिया है, किसी के साथ धोखाधड़ी की है, तो उनकी संपत्ति को कुर्क करके यानी कि उसकी संपत्ति को ले लेता है कोर्ट, सरकार ले लेती है, फिर उसको बेच के या अपने पास रख के उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो पैसा होता है जिसका नुकसान हुआ होता है पीड़ित व्यक्ति का, उसको दे दिया जाता है। तो इसको संपत्ति की कुर्की करना या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्च एंड सीजर, यानी सर्च एंड सीजर का मीनिंग होता है खोज और जब्ती करना, यानी कि जज बोलते हैं जब इसको सर्च कीजिए और सीज करके लाइए, यानी कि ढूंढिए और उसको जब्त कर लीजिए। ठीक है ना, सीज कर दिया जाता है जब किसी चीज को रोक दिया, बंद कर दिया जाता है, यानी कि ताला अपनी सील लगा दी जाती है कोर्ट के द्वारा, तो उसे सीज एंड सीजर बोलते हैं, सर्च एंड सीजर। नेक्स्ट है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है जब गलत तरीके से किसी को बंदी बना दिया जाता है तो उसे कहा जाता है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बोल रही हूं, मैं ज्यादा लेंदी नहीं बना रही, मैं थक गई हूं एक्चुअली बोल के, तो मैं इसके बाद के वर्ड्स मैंने बना रखे हैं, ये सारे मैं आपको समझा दूंगी, इनके मीनिंग समझाऊंगी सारे, बहुत सारे लीगल वर्ड्स हैं, आगे काम आएंगे आपके। ठीक है, तो ये सब मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, आप इन्हीं को पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी दूंगी आगे के वर्ड्स के लिए, लीगल वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो अगर पसंद आया है, ये पार्ट 1 है, पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।